अगर इससे पहले वाला पार्ट समझ आ गया तो ये वाला पार्ट भी सिंपल वैसे ही है। बस यहाँ पर देखो हमारे पास जो UN का फंक्शन होता है यानी यूनिट स्टेप का, वो किस तरह बनता है। इस तरह से आपके पास 0 से शुरू होता है वो और इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ से वो इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब अगर आपके पास -n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो इस तरफ नेगेटिव एक्सिस पर शिफ्ट हुआ होगा, यानी n+n यहाँ पर है तो -n की तरफ वो इस तरह से हुआ होगा। और उसके आगे इधर -1 भी लिखा हुआ है, यानी ये डिले भी हुआ है। तो यानी यहाँ 0 है तो आपके पास डिले हो गई, -1 से आपका स्टार्ट हुआ है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और ये आपको फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है -α⁴n। ठीक है, अब इसकी z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। इसमें लिमिट्स हमने क्या पुट किए हैं, इन्फिनिटी से -1 तक की। सही है, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। और आपके पास xn यहाँ पे क्या था, -α⁴n और z-n आपके फॉर्मूले का आ गया। यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम लोग n की जगह -n पुट कर रहे हैं लिमिट में नहीं, ओवरऑल इक्वेशन में, तो हमारी ये सिंप्लीफाई हो सकेगी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने n की जगह -n पुट किया तो -n इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये n इक्वल टू 1 बन गया। यहाँ पे जब मैंने n की जगह -n पुट किया तो क्या होगा, -n इक्वल टू -इन्फिनिटी, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, n इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। करेक्ट। उसके अलावा ये जो -α⁴n था वो एज इट इज़। अच्छा, n की जगह देखो यहाँ पर n पावर में पॉजिटिव थी, यहाँ पर भी वो नेगेटिव हो गई, और z की पावर जो n की थी वो थी -n, तो वो हो गई है +n। समझ आ गई ये स्टेप। अब क्या करना है, ये माइनस आप साइन बाहर ले लो, लिमिट्स थोड़ी सीधी करके लिख लो। 1 से इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट नीचे रख लेते हैं 1, और इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसको ऊपर रख लिया। अब यहाँ पर n हमें पावर बाहर लेनी है, सेम वही चीज़ कि हमें GP लगानी है, और क्या कहते हैं, अल्फ़ा के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा और z एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने लगाया ये तो आपके पास देखो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, x टू द लोअर लिमिट, x हमारे पास है यहाँ अल्फ़ा इन्वर्स z और लोअर लिमिट इज़ 1, तो 1 लिखा, 1 माइनस अल्फ़ा माइनस x अगेन अल्फ़ा माइनस z। ठीक है, ROC मैंने क्या बोला था, x इज़ लेसर देन 1, तो आपने एग्जैक्टली वही किया। अब यहाँ पर अल्फ़ा इन्वर्स पे तो अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, वो आपके पास लेस देन 1 है। अच्छा, यहाँ पे वही सिंपल सिंप्लीफिकेशन चल रही है, ऐसे ही एज इट इज़ होगा। और ROC ना हर स्टेप पे साथ साथ लेकर जाते रहा करो। अब यहाँ पे आपके पास ROC आया है कि z छोटा है a से। अब देखो यहाँ पर ये ना जो सिग्नल था आपके पास था लेफ़्ट साइडेड शिफ्टेड था। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड पे था। तो लेफ़्ट साइड पर जब शिफ्टेड होता है ना तो आपके पास क्या होता है, जब भी आप अपने पोल वाले से जो बनाते हो ना, जैसे ये z इक्वल टू अल्फ़ा वाला आपका जो सर्कल है, पोल से जो आप बना रहे हो ROC से, उसके अंदर का एरिया आप शेड करते हो जब भी आपका सिग्नल लेफ़्ट साइड शिफ्टेड होता है, या फिर जब भी आपके पास z लेसर देन अल्फ़ा होता है ना, तब जो आप शेड करते हो एरिया अपना ROC का, वो आप अंदर करते हो। अच्छा, इससे पहले वाली एग्जांपल में हमने उस सर्कल को बाहर के हिस्से को शेड किया था, उस सर्कल के अंदर के हिस्से को छोड़ दिया था। यहाँ पे उलट है। ठीक है, बस ये याद रख लेना। अब इसकी भी कंडीशन है, अब यहाँ पे भी अल्फ़ा आ गया ना, तो इसकी भी यकीनन कंडीशन होंगी स्टेबिलिटी वगैरह की। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आया था फाइनल में। अब ROC की कंडीशन में आपके पास ये अब लेफ़्ट साइडेड सिग्नल आ गया, z इज़ लेसर देन अल्फ़ा। अब आपके पास ये है एंटी कॉजल। सिग्नल्स की टाइप होती हैं, कॉजल होता है जो 0 के ऊपर वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है, और जो सिग्नल सिर्फ 0 से छोटी वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है उसे हम एंटी कॉजल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द ROC इज़ द एरिया इनसाइड ऑफ रेडियस ऑफ अल्फ़ा बेसिकली। मतलब क्या कि जो हमारा सर्कल जो हमारे पोल से ड्रॉ होगा, यानी अल्फ़ा रेडियस का जो हमारा अब सर्कल ड्रॉ होगा, उसके अंदर का जो हिस्सा है अब वो ROC है। इससे पहले हमने क्या देखा था दूसरी एग्जांपल में, जहाँ राइट साइडेड हमारा सिग्नल था उसके बाहर का हिस्सा हमारे पास ROC होता था। अच्छा, रूल वही है सिंपल कि आप यूनिट सर्कल भी बनाओगे एक साथ, और जब आपका यूनिट सर्कल से ROC टच कर जाएगा पूरी तरह से, तब आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। अब देखो, जब अल्फ़ा लेसर देन 1 है तो क्या होगा, आपका जो सर्कल का रेडियस है
वो आपका 1 वाले सर्कल के अंदर होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। 1 से कम है, आपको पोल की इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो पोल से आपको सर्कल बनाना है ना अपना चेक करने के लिए स्टेबिलिटी, वो बेसिकली कम है, वो छोटा है 1 से, तो 1 के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा वो सर्कल। और हमें पता है कि ROC लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स की हम कहाँ शेड करते हैं, अंदर सर्कल के। तो जब मैंने इस सर्कल के अंदर शेड कर दिया तो ये जो मेरा बाहर बना हुआ यूनिट सर्कल बेचारा, उसको तो ROC मिला ही नहीं। तो जब ROC टच हुआ ही नहीं है उस पर, तो हमारे पास ये सिस्टम अभी है अनस्टेबल, ठीक है। सेकंड केस में जब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1, यानी ये जो मेरे यूनिट सर्कल है ये आ गया बीच में, ये जो छोटा बना हुआ है ना अंदर, ये मेरे पास अब यूनिट सर्कल, अब मेरा अल्फ़ा बड़ा है 1 से, यानी मेरे पास जो भी अब सर्कल है ना उसका मेरे पास जो पोल से अब मेरा सर्कल बनेगा वो बड़ा ही होगा 1 से, अब वो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, अब वो मेरे आ गया यहाँ बाहर। अब जब मैं उसके अंदर कलर भर रही हूँ, मतलब ROC का अपना रीजन कवर जो हुआ हुआ है ROC की वजह से उस पर शेड कर रही हूँ, तो मेरा पूरा यूनिट सर्कल भी तो कवर हो गया। तो जब मेरा पूरा यूनिट सर्कल अच्छे से कवर हो रहा है ROC में, तब हमारे पास सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन, जब अगेन वही मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर ही आपके पास ओवरलैपिंग हो जाए पूरी आपके सर्कल की, तो फिर क्या होगा, ये पूरा ही एरिया जब मैं अंदर का कलर करूँगी तो बेसिकली ये यूनिट सर्कल को टच तो कर रहा है मगर उससे बाहर या उसके अंदर नहीं आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, इसके बाहर नहीं जा रहा है, इसको बस टच कर रहा है, इसलिए मार्जिनली स्टेबल है। सही है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके मिस ने 1-2 एग्जाम्पल भी करवाई हुई थी, वो भी मैं बता देती हूँ। एक उन्होंने कॉस का करवाया था, एक ये करवाया था उन्होंने कॉस बीटा एन UN। अब यहाँ पर भी अगेन देखो, लिमिट UN जहाँ भी आ जाए 0 से इन्फिनिटी की लगेगी। फंक्शन आपके पास कॉस बीटा एन था और Z इन्वर्स एन आपके पास फॉर्मूले का आ गया। Z इन्वर्स एन एज इट इज़ आया। कॉस बीटा की हमें आइलर्स थ्योरम की प्रॉपर्टी पता है कि कॉस अपने कैसे टूटता है, E एक्सपोनेंशियल J थीटा, बेसिकली फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू EJ थीटा प्लस E माइनस J थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। हमने इस फॉर्मूले के तहत इसे खोल लिया और 1/2 बाहर ले लिया, ये एज इट इज़ सब कुछ बाकी चल रहा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो Z माइनस एन अंदर है ना, इसको इन दोनों एक्सपोनेंशियल के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मैंने अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाया, n को मैंने ले लिया, n पावर मुझे कॉमन लेनी थी दोनों में से अलग अलग n को कॉमन ले लिया, और यहाँ से देखो J बीटा बचा और Z से -1 बचा ना, तो ये आपके पास हो गया है, सही है। और अब इसको यहाँ पर दोनों पे सेपरेटली हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें इस अंदर की पूरी चीज़ को x कंसिडर कर लेना, इस पूरी चीज़ को x और इस वाली पूरी चीज़ को x अलग से, तो ये पूरा सॉल्व करते करते आओगे यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब ROC के लिए क्या आएगा आपके पास, बेसिकली आपके पास जो आप कंसिडर करोगे ना प्लस माइनस J बीटा और Z इन्वर्स, वो आपका लेस देन है 1, ये आपके ROC की कंडीशन बनेगी। अब आप जब इसे Z इन्वर्स है उसको नीचे लाओगे, इस लेसर देन 1, और यानी E प्लस माइनस J बीटा, मतलब Z आपके पास बड़ा है E प्लस माइनस J बीटा के, अब उसके मैग्नीट्यूड के बेसिकली। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे पता है E प्लस माइनस J बीटा इस चीज़ के बराबर होता है, ये आइलर्स की प्रॉपर्टी अगेन, कॉस बीटा प्लस माइनस J साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड लेना होता है सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं तो J हट जाएगा बस, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 आ गया। तो यानी आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके पता चला कि Z बड़ा है 1 से, ठीक है। Z जब भी बड़ा होगा 1 से, और ये हमारे पास सिग्नल में UN लिखा हुआ था, यानी ये राइट साइडेड है, तो Z जब भी बड़ा होगा 1 से, तो आपके पास सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल, वो हम डायग्राम से देखेंगे। देखो हमारे पास यूनिट सर्कल अंदर है और ये पूरा सर्कल बाहर है, ठीक है, यानी Z हमारे का जो हमारे पास रेडियस आ रहा है ना हमारे पोल वाले उसका सर्कल का, उसका 1 से बड़ा है, और हमारे यूनिट सर्कल पे कोई भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बिल्कुल टच ही नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास सिस्टम अभी अनस्टेबल कहलाएगा इस वैल्यू पे जो हमारी ROC की आई है, ठीक है। और एक और मैं इसने होमवर्क एग्जाम्पल करवाई थी है, इसको देख लेना, और बाकी एक इन्वर्स का क्वेश्चन है वो बता देती हूँ। देखो एक इन्वर्स का क्वेश्चन है आपके पास कि XZ बराबर है log 1 प्लस AZ इन्वर्स के।
अब देखो मैंने ये वाला आंसर सॉल्व करके यूट्यूब पर सर्च किया है, तो मेरा आंसर यूट्यूब से मैच कर रहा है, बट मिस के आंसर में आखिर में सब्ट्रैक्शन का साइन मिसिंग है। अब मे बी वो मिस की गलती हो या क्या, या मेरा गलत हो मे बी, अब पता नहीं, मैंने जो किया बता देती हूँ। सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी लगाई है। डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी आपके पास बेसिकली क्या है, अच्छा इन्वर्स में हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स एन में हमें फंक्शन गिवन था, उसे हम एक्स जेड डोमेन में लेके जा रहे थे। अब हमें एक्स जेड में गिवन है, एक्स जेड में गिवन है, अब हमें उसे एक्स एन में लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये सारे ना फॉर्मूले रटाए कि डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी एक उसमें है कि माइनस जेड डी अपॉन डी जेड, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स जेड आपके पास बराबर होती है एन टाइम्स एक्स एन के। अभी अगेन एक फॉर्मूला है, रट लो। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स जेड तो हमें गिवन है। तो डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग का 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ होता है वो आ जाता है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है। तो वही फॉर्मूला लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया। नाउ अप्लाइंग डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली क्या थी डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी, उसमें यहाँ पे माइनस जेड भी था, तो अब मैं माइनस जेड भी लगा रही हूँ अपने जो भी डिफ्रेंशिएशन का आंसर आया उसके साथ। तो मेरे पास ये टर्म बन गई, सही है ना, z-2 मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 1, तो -2 + 1 इज़ -1। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे आप लेट कर लोगे, ये जो पूरी चीज़ है वो वाई जेड के बराबर है। बार बार लिखने में इतना लंबा मुश्किल होगी इस वजह से। तो आपके पास वाई जेड आपके ये बराबर आ गया इस पूरी टर्म के, ठीक है। अब देखो इन्वर्स ऑफ वाई जेड मुझे निकालना होगा, तभी मैं एक्स एन तक पहुंच पाऊंगी ना। यही बात लिखी हुई थी ना कि इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यानी इन्वर्स होगा इसका ये। अगर जेड ट्रांसफॉर्म का मैं इन्वर्स निकालूंगी तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इस चीज़ को अब मैं वाई जेड से डिनोट कर रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ वाई जेड का जब मैं इन्वर्स लूँगी तो मुझे एक्स एन का फंक्शन मिलेगा, सही है, ये बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया, वाई जेड अब मेरे पास बराबर है इस चीज़ के। अब मैंने इसको बीच में 1 माइनस लगा दिया, मैं इसको अगेन एक फॉर्मूले की शक्ल देना चाह रही थी, इसलिए 1 माइनस ए जेड इन्वर्स। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये 1/1 माइनस बी, हमें एक फॉर्मूला पता है बी, सही है, ये बराबर होता है b⁴n u ऑफ n। यानी इसको अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं तो ये होती है z/z माइनस बी के बराबर, और ये इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये भी बन सकता है 1 अपॉन, मतलब z से सिंपल डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/1 माइनस बी जेड इन्वर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसके बराबर है। हमारे पास देखो कुछ ऐसे ही बना हुआ है 1/1 माइनस, यहाँ पे b की जगह है -a और z इन्वर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हमारे पास b की जगह यहाँ -a है, तो मैंने सेम यही वाले फॉर्मूले में कर दिया, b की जगह -a पुट किया, पावर में n आ गया, u ऑफ n आ गया, और डॉट ये जो a z इन्वर्स था वो साथ ही आ गया। अब मेरे पास z इन्वर्स मैंने बाहर ले लिया, और a ये मेरे पास मैंने जो a था अंदर भेज दिया। अब देखो किसी भी फंक्शन के साथ z इन्वर्स लगा हुआ हो, बिल्कुल मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर कहाँ बताया था, अच्छा फर्स्ट वीडियो मोबाइल से बनाई थी कि xn माइनस के जब भी लिखा हुआ होता है यानी z इन्वर्स की पर जो हमारे पास वैल्यू जाती है वो आपकी पावर को इंडिकेट कर रही, मतलब टाइम शिफ्टिंग में आपके बता रही होती है कि टाइम शिफ्टिंग की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इम्पल्स के टाइम पे हमारे पास यहाँ 0 था, बट यहाँ पर अभी माइनस के साथ 1 लिखा हुआ है, यानी हमारा सिग्नल शिफ्ट हुआ है 1 यूनिट, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम जेड इन्वर्स इज इंडिकेटिंग टाइम शिफ्टिंग, तो हमारे पास जो अगर आप एन डोमेन में कहो ना, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी z के ऊपर k की वैल्यू है वो जहाँ जहाँ आपके पास n मतलब आपके टाइम डोमेन में या एक्स एन डोमेन में जहाँ जहाँ n होगा उसके साथ माइनस वो नंबर आ जाएगा जो आपकी z की पावर है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मतलब k की जगह आपको 1 लिखना है अपने n डोमेन में, जहाँ जहाँ भी आपको n दिखेगा उसके साथ माइनस ऑफ दिस k ऐड करना है, यानी k की वैल्यू अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 है ना, तो हमें जहाँ भी n है हमारे n डोमेन के सिग्नल में, उसमें n डोमेन नहीं बेसिकली टाइम डोमेन ही है, टाइम डोमेन के सिग्नल में उधर हमें -1 करना है n की जगह। तो ये देखो यहाँ पर n के साथ मैंने -1 कर दिया, यहाँ n के साथ -1। अच्छा अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का काम ख़त्म भी हो गया था,
पूरी। तो यहाँ एक्स जेड से हमारा खुद ही ये हमने लिख दिया ये वाई जेड से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया वाई एन में। क्यों? क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ अब लग चुकी हैं। अब ये पूरा सिग्नल हमारा फाइनली एन डोमेन में आ गया। अब देखो, जब मैंने कहा जहाँ जहाँ मेरे पास ये जो जेड इन्वर्स है क्या इंडिकेट कर रहा था, मेरे पास टाइम शिफ्टिंग हो रही है, जहाँ जहाँ एन है उसको जगह मैं n-1 कर दूँगी। तो सिंपल मैंने वही कर दिया। अब यहाँ पर देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए a(n-1) को हमने a⁴n-1 और -1 (n-1) में खोला। अब ये a की बेसिस सेम हो गई, तो ये n-1 + 1 a⁴n बन गया। और अब देखो, इस -1 को भी मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, -1 की पावर n और -1 की पावर -1 और u⁴n-1 एज इट इज़ चल रहा है वो तो अभी। अब देखो -1 क्या हो गया है, बेसिकली 1/1 -1 और -1 की पावर n। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं इसको दोबारा उस शक्ल में लाना चाह रही हूँ। अब देखो पावर सेम है ना इन दोनों की, तो मल्टीप्लाई करके मैं कॉमन पावर कर सकती हूँ। a मल्टीप्लाई में -1 -a की पावर n कॉमन है, ऊपर आ गई, और ये माइनस इसका बाहर आ गया और un-1 एज इट इज़ आ गया। अब देखो yn की जगह मैं क्या पुट करूँगी, nxn। क्यों? yn किसका मेरा ट्रांसफॉर्म था, किसके इक्विवेलेंट था? इसके ट्रांसफॉर्म के इक्विवेलेंट था। और इस चीज़ का ट्रांसफॉर्म किसके इक्विवेलेंट था? nxn के ना। तो इसलिए मैंने yn की जगह सिंपल nxn पुट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सन निकालना था, इसलिए ये n यहाँ का डिवाइड हो गया। मैं इसके फाइनल आंसर में यहाँ माइनस दिए, बट मैंने जहाँ तक यूट्यूब से भी वेरीफाई किया माइनस आएगा। तो बस ये है सिंप्लीफिकेशन।